नमस्कार, मिशन ज्ञान से आशुतोष, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लास 12 का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 18वें वर्ग के तत्वों के बारे में। बच्चों, 18वें वर्ग के तत्वों की हम बात करते हैं तो 18वें वर्ग के तत्वों को यहाँ पे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कुछ नाम आपके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इन्हें बोला जाता है अक्रिय गैसें। क्या बोला जाता है? अक्रिय गैसें। ठीक है, इन्हें ही बोला जाता है उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें। इन्हें ही बोला जाता है वातजन गैसों का समूह। वातजन। ठीक है, इन्हें ही बोला जाता है दुर्लभ गैसें। ठीक है, तो सर इतने सारे नाम हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करते हैं 18वें वर्ग की, तो यहाँ पे आपके कितने तत्व आएंगे? तो आपको पता है सर, यहाँ पे आपके 6 तत्व आएंगे। ठीक है, अच्छा याद किया होगा बचपन में गाना गा के। बचपन में कब? जब मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी जब भी, और जब मैंने पी ब्लॉक का स्टार्टिंग किया था तब भी। ठीक है, हेमा, नीलिमा और करिश्मा सिनेमा की रानी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सर हीलियम आ गया, ठीक है, नियोन आ गया, आर्गन आ गया, क्रिप्टॉन आ गया, जेनॉन आ गया, रेनॉन आ गया। ठीक है, रेनॉन। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि सर जेनॉन जो होता है वो कुछ यौगिक बना लेता है। ठीक है, बाकी जितनी भी यहाँ पे और गैसेस दी हुई है वो कोई भी यहाँ पे यौगिक नहीं बनाती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये सभी क्या होती है? पहली बात तो ये गैसें होती है। रासायनिक रूप से क्या होती है? ये अक्रिय होती है। ये एक परमाणुवीय गैसें होती है। ये बहुत कम यौगिक बनाती है तथा इनकी अभिक्रियाशीलता की तुलना सोने और किससे करते हैं? प्लेटिनम से करते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि रासायनिक रूप से क्या होती है? अक्रिय होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अक्रिय गैसें बोला जाता है। और यदि हम बात करें यहाँ पे, यदि हम इनकी बात करते हैं तो बहुत ही कम यौगिक बनाती है तथा इनकी अभिक्रियाशीलता की जो तुलना है हम किससे करते हैं? सोने और प्लेटिनम से करते हैं। और आपको पता है सर, सोने और प्लेटिनम वो क्या है? वो तो उत्कृष्ट धातुएं हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है? उत्कृष्ट गैसें भी बोला जाता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, और ये इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इनको अक्रिय बोलते हैं। रेडॉन के अतिरिक्त सभी वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है। और जो सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, ऐसे मान के चलिए कोई बंदा यदि आपको कभी कभी दर्शन दे रहा है आपका दोस्त, ठीक है, तो आप यही बोलते हैं ना, अरे यार भाई साहब, आपके जो दर्शन है वही दुर्लभ हो गए। ठीक है, यानी दर्शन बहुत कम हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पे इन्हें क्या बोला जाएगा? अब दुर्लभ गैसें भी बोला जाएगा। ठीक है, तो दुर्लभ गैसें भी इनका एक नाम है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, वातजन भी इनको बोला जाता है। जो एक पूरा गैसों का समूह है उसे वातजन बोला जाता है। वातजन का मतलब क्या होता है? वायु में उपस्थित। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, यदि उपलब्धता की हम बात करते हैं तो रेडॉन के अतिरिक्त अन्य गैसें वायुमंडल में कम पाई जाती है। ठीक है, आयतन के अनुसार शुष्क वायु में लगभग 1% अक्रिय गैसें पाई जाएगी। 1% में जितनी भी अक्रिय गैसें फुरी आ गई। ठीक है, जिनमें मोस्ट जो है वो क्या है? आर्गन। आर्गन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इस 1% में हीलियम तथा कभी कभी नियोन, हीलियम तथा नियोन रेडियोधर्मी उत्पत्ति के खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे पिच ब्लेंड, मोनेजाइट, क्लीवाइट। ठीक है, अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं, यदि मैं यहाँ पे रेनॉन की हम बात करते हैं। ठीक है, रेनॉन के विघटन से रेडॉन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यदि हम बात करें यहाँ पे, हीलियम, नियोन और आर्गन सूक्ष्म मात्रा में झरनों के पानी में भी पाई जाती है। यदि क्वेश्चन बन जाता है कि झरनों के पानी में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है हीलियम, नियोन, आर्गन। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखो। अब बात करते हैं सर इसकी प्रॉपर्टीज़ में। देखो, सबसे पहले हम बात करते थे वही सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करते हैं तो जो उसका पूरा वर्ग होता है, ठीक है, जो 18वां वर्ग है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? NH2 NP6।
क्या है भाई, NH2NP6। अच्छा, जो संयोजी कोश होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको पता है सर अष्टक पूरा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और हीलियम के केस में 2 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, यदि हम बात करें यहाँ पे तो देख लो भैया, हीलियम का कितना 1s2, ठीक है, इसका ये रहा, ये रहा, ये रहा। यहाँ पे चेक करो आपकी जो यहाँ पे संयोजी कोश है उसमें कितने आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर दूसरा वाला है 6 + 2 8, 6 + 2 8, 6 + 2 8। सर ये 10 भी आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे 3 नंबर है। ठीक है, इधर देखो 6 + 2 8, 6 + 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका ये वाला हो जाएगा। सर आगे चीज़ें वही आने वाली है। ठीक है, IP की हम बात करेंगे, उसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे, यहाँ पे एटॉमिक साइज की बात करेंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, पहली बात तो ये है। ठीक है, अब यदि ये स्थायी है, ठीक है, तो स्थायी का मतलब क्या हो गया कि सर इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे तरीके से जकड़ा हुआ है, यानी कि जो नाभिक है उसने इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ है। अब यदि नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ है, तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूं तो मुझे यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, अब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, इसका मतलब जो IP है वो क्या हो जाएगा, हाई, यानी P जो IP है उसका मान क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। क्या इतना फंडा क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। समूह 18 की आयनन एंथैल्पी का मान नीचे जाने पे कम होता है क्योंकि आकार बढ़ता जाता है। आपको पता है कि सर जब भी हम समूह में यानी वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस जो होती है या फिर से बोलते हैं साइज जो होता है वो बढ़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो IP का मान है वो क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पे आयनन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगले हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की। तो वही बात है सर, नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे कम ही होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही एक चीज़ है जो मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सर जिसका घर पूरा भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए क्लोरीन की हम बात करें, ठीक है, क्लोरीन कितना होगा, तो आप बोलेंगे 2 8 और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 और 7 हो जाएगा। अच्छा, यदि इसको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता तो यहाँ पे 8 हो जाते। और जितने भी यहाँ पे ये मान के चलो जितने भी हैं वो सब किसकी तरह होना चाहते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसकी तरह करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे सर अक्रिय गैसों की तरह करना चाहते हैं। अब अक्रिय गैसों की तरह करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि सर ये अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। और यहाँ तो जो अपने यहाँ पे अक्रिय गैसें नोबल गैसेज हैं उनका तो यहाँ पे अष्टक पूरी तरीके से पूरा है, तो वो तो यहाँ पे क्या ग्रहण करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे। अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे अभिक्रिया होगी वो ऊष्माशोषी होगी, ऊष्माक्षेपी नहीं होगी। क्लियर है भाई? ठीक है, बढ़े आगे। तो यहाँ पे आपको परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, इनकी कुछ टेबल दी हुई है, आप इसको देख लो। आप इसमें इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, आप यहाँ पे त्रिज्या का यहाँ पे आप बढ़ता हुआ क्रम भी देख पाते हैं। ठीक है, तो वैसे याद रखो तो ठीक है, वरना कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। स्टार्टिंग की 2-3 चीज़ें याद रख लो बस। ठीक है, चलो जी बढ़े आगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका ना, रख लो इसको। ठीक है भाई, छाप लिया। चलो जी, अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों के बारे में। ये गैसें सबसे कम क्रियाशील होती है, इसका कारण क्या है, कुछ कारण नीचे दिए हुए हैं, उसको समझ लीजिए। उत्कृष्ट गैसों के संयोजकता कोश का पूर्ण भरित होना, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2NP6 होता है। और आप देख पाते हैं यहाँ पे कि सर 2 + 6, ठीक है, यानी कि इसका अष्टक ऑलरेडी यहाँ पे पूरा है, तो यहाँ पे अब तो जगह ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आकर के भरेंगे? ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं भर रहा है तो आपको बताया कि सर जो बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनाता हूँ तो जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से यहाँ पे भैया बंध बनेगा तो भैया ये तो इलेक्ट्रॉन इसके पास में है ही नहीं ना। ठीक है, किससे लेगा या किसको देगा? ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेबल है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा। ठीक है, इसके IP का मान बहुत अधिक होता है। IP का मान बहुत अधिक, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ता ही नहीं नाभिक। ठीक है, अच्छा जी, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। और आपको बताइए इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान धनात्मक, और ये ऊष्माशोषी प्रक्रम होती है इसकी प्रक्रिया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ एक उपयोग दिए हुए हैं, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। हीलियम, गुब्बारे देखे होंगे, ठीक है, हीलियम गैस भरी जाती है, तो ध्यान रखना हीलियम क्या है,
अज्वलनशील तथा हल्की गैस है, ठीक है। अतः इसका उपयोग मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गैस शीतित नाभिकीय रिएक्टर्स में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी आप नाभिकीय संयंत्र देखेंगे वहाँ पे रिएक्टर्स लगाए जाते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, जो अनुसंधान केंद्र जितने भी होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देखते हैं अप्सरा एक रिएक्टर है, ठीक है। वहाँ भी किसका यूज़ किया जाता है, हीलियम का यूज़ किया जाता है। तो हीलियम मोस्टली कहाँ पे यूज़ होता है, जितने भी नाभिकीय संयंत्र होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे द्रव हीलियम की, द्रव हीलियम को निम्न ताप पर संचालित प्रयोगों के लिए निम्न तापीय कारक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, नियोन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये तो, ठीक है। जो बल्ब होते हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट्स वगैरह होती है, वहाँ पे आती है। नियोन का उपयोग विसर्जन ट्यूब तथा प्रदीप्त बल्बों में विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किया जाता है, ठीक है। नियोन बल्बों का उपयोग वनस्पति उद्यान तथा ग्रीन हाउस में भी किया जाता है। अगली हम बात करते हैं आर्गन, ठीक है। तो आर्गन भी आप देखते रहते हैं घर में, ठीक है, ट्यूबलाइटें लगी होगी। आर्गन का उपयोग उच्च ताप धातु कर्मीय प्रक्रमों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। धातुओं तथा उपधातुओं के आर्क वेल्डिंग में तथा विद्युत बल्ब के अंदर अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए इनमें भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यदि प्रयोगशाला की हम बात करते हैं तो वायु सुग्राही पदार्थ बनाने के लिए, ठीक है, वायु सुग्राही यानी कि वायु वहाँ पे नहीं हो, ठीक है। अच्छा जी, बढ़े आगे। अब हम बात करते हैं ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन। अच्छा, यदि हम बात करें तो इनका कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं, ठीक है। इनके यूज़ होते हैं सजावट के लिए, ठीक है। जैसे कि दिवाली वगैरह पर आप देखते हैं तो वहाँ पे इसके यूज़ होंगे। किस प्रकार से, देखो, विशेष अवसरों के लिए बनाए जाते हैं। जैसे विशेष अवसरों के लिए जो बल्ब बनाए जाते हैं, शादी पार्टी में आप देखते हैं, ठीक है। ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन के मिश्रण का उच्च गति फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। क्रिप्टॉन से भरे लैंप हवाई अड्डों में काम में लिए जाते हैं क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अतः कोहरे के लिए मौसम में दूर से देखे जा सकते हैं, ठीक है। कोहरे के मौसम में ये दूर से देखे जा सकते हैं। क्रिप्टॉन तथा ज़ेनॉन का मिश्रण श्वसन अंगों के परीक्षण में काम में लिया जाता है, ठीक है जी। अगली हम बात करते हैं रेडोन की। यह कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक्सरे की हम बात करें तो एक्सरे किरण फोटोग्राफी में ठोसों की संरचनाओं में असमानताओं का पता लगाने के लिए इसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? तो एक बार यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो, क्योंकि ये यूजेस आप घर में देखते रहते हैं, ठीक है। तो एक बार मैंने करा दिया। चलो जी, तो यहाँ पे 18वां वर्ग खत्म और 18वां वर्ग खत्म, यानी कि पी ब्लॉक हमारा खत्म, ठीक है। अब ऑर्गेनिक को यदि हम एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक को यदि हम एक तरफ कर देते हैं तो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक, ठीक है। आपको बता देता हूँ मैं, जैसे कि 3 पार्ट है ना, एक तो फिजिकल है, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, इनऑर्गेनिक है, और तीसरा आपका क्या है, ऑर्गेनिक है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं फिजिकल की, ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिला के हम बात करते हैं तो पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया, पांचवा पढ़ लिया, सातवां पढ़ लिया, ठीक है। छठा ही नहीं सिलेबस में। अच्छा, यदि हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की तो बाकी के जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, बाकी के जितने भी चैप्टर हैं उनकी क्लासेस आपकी आई रही है, ठीक है। अपन ने ये पूरे चैप्टर कर लिए हैं, अपने को बस एक 8वां और इसी से संबंधित 9वां, ठीक है, ये दोनों चैप्टर करने हैं। अब 8वां जो चैप्टर रहेगा ना, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना। क्यों? क्योंकि यदि आपको 8वां चैप्टर समझ में नहीं आया, 8वां चैप्टर कौन सा है बता देता हूँ, डी एंड एफ ब्लॉक। क्या है भाई? डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, ठीक है, वो यदि आपको समझ में नहीं आए तो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो 9वां नंबर का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी और एफ ब्लॉक को पढ़ लेंगे, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ करके यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री को विराम दे देंगे। ऑर्गेनिक की क्लासेस आपकी लगी रही है, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, मिलते हैं, धन्यवाद।